हेलो गर्ल्स, मैं आपके साथ आज सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि उनमें से एक जो बहुत बेसिक मेथड है विच इज़ ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और फिर उसके बाद में आप इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को मैटलैब, कॉम्प्लेक्स टूल्स और एनी अदर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट बाय हैंड्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे ही फास्टेस्ट और बेस्ट मेथड है दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद ऑल ऑफ यू। मैं ये जो मेथड है ये आपके साथ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डिस्कस कर रही हूँ। फिर मैं दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। वी हैव टू सॉल्व दिस LPP यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। Maximize z is equal to 12x1 plus 16x2 subject to constraints 10x1 plus 20x2 less than or equal to 120, 8x1 plus 8x2 less than or equal to 80, where x1 and x2 are greater than or equal to 0। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन है, और हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। दो ही इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल है। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो हमारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डमी वेरिएबल खुद से एडिशनल वेरिएबल ऐड कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में नहीं होता। अब हमने इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। इट मीन्स इट मे बी प्रॉफिट और गेन जिसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन इन टेक्निकल लैंग्वेज वी ऑलवेज कॉल इट कॉस्ट फंक्शन। हम लोग इसे हमेशा कॉस्ट फंक्शन ही कहते हैं, इसे हमेशा कॉस्ट फंक्शन ही कहते हैं। और ये जो x1 x2 के कॉफिशेंट्स होते हैं इनको हम कॉस्ट कॉफिशेंट्स कहते हैं, इनको हम कॉस्ट कॉफिशेंट्स कहते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई डमी वेरिएबल ऐड कर रही हूँ इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वलिटी में बनाने के लिए, तो उस डमी वेरिएबल को ऐड करने से मेरे कॉस्ट फंक्शन यानी कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ही फ़र्क पड़ जाएगा तो मेरा सोल्यूशन एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ, अगर S1 S2 मैं यहाँ पे ऐड कर भी देती हूँ, दैट इज़ अ स्मॉलर क्वांटिटी, जो मैं इस साइड पे कम है इस साइड पे ज़्यादा, इस पे वो क्वांटिटी ऐड करके इस साइड को बैलेंस कर रही हूँ। फिर सोल्यूशन निकालूंगी और सोल्यूशन में जब मैं आंसर दूंगी S1 S2 को मैं इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि S1 S2 की कॉस्ट में वैल्यू मैं ज़ीरो ले लूँगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैं उनका कॉफिशिएंट्स ज़ीरो ले लूँगी, सो दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो कुछ भी फ़र्क ना कर पाए। तो स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्लैक वेरिएबल्स आर एडिशनल वेरिएबल्स that are introduced into linear constraints of a LPP to transform the inequality to equality with zero cost coefficient and satisfying non-negativity conditions, मतलब these conditions. So I am going to introduce slack variables। जितनी equations होंगी लेस देन इक्वल टू वाली उतने ही स्लैक वेरिएबल्स होंगे। मेरी दोनों इक्वेशंस लेस देन और इक्वल टू वाली थी, तो मेरे दो स्लैक वेरिएबल्स होंगे। देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ऐड किया 10x1 प्लस 20x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 120। उसके बाद 8x1 प्लस 8x2 यहाँ पे मैंने ऐड किया S2, इनका कॉफिशेंट हमेशा हमने 1 ही लेना है, इज इक्वल टू 80। फर्स्ट इक्वेशन का स्लैक S1, सेकेंड इक्वेशन का स्लैक S2। S1 S2 नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स x1 x2 S1 S2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इन कॉस्ट फंक्शन में भी हम इन्हें 0 इंटू S1 0 इंटू S2 ऐड कर देंगे। अब जो हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वेट फॉर अ मिनट,
जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने अब टेबल बनाना है। टेबल अब हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टेबल हमने बनाना है विच इज़ कॉल्ड इनिशियल टेबल और बेसिक टेबल। उसको को बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस। हमारी बेस में क्या है, हमने बेसिक वेरिएबल्स कौन से लिए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सी बी। सी बी का मतलब है कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। उसके बाद आप अपने सारे वेरिएबल्स लिख लोगे। x1 x2 है आपके पास, s1 s2 है। यहाँ पे आप रेशो लिखोगे, लास्ट में आप रेशो लिखोगे। अब इसको मैं करती हूँ, और यहाँ पे आपने फिर से लिखना है CJ। बेटा, आपने हमेशा जब स्टार्ट करना है क्वेश्चन, तो आपने फर्स्ट टेबल जो बनाना है उसमें आपने बेस में स्लैक वेरिएबल्स लेने हैं, s1 s2। स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट 0 है, तो ये कॉस्ट हो गई मेरी 0। x1 वेरिएबल का मतलब है आपने x1 के कोफिशिएंट्स लिखने हैं दोनों इक्वेशंस में। आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आपके x1 का कोफिशिएंट 10 है और दूसरी इक्वेशन में 8 है। तो फर्स्ट इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग s1 है, तो इसके सामने मैं 10 लिख दूंगी और यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी। और जो मेरा x2 वेरिएबल है उसका फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 20 है और सेकंड इक्वेशन में 8 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगी और यहाँ पे मैं 8 लिखूंगी। अब s1 का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में 0 है। s2 का फर्स्ट इक्वेशन में 0 है और सेकंड इक्वेशन में 1 है। अब आपने ऊपर कॉस्ट कोफिशिएंट्स लिखने हैं CJ x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हो, मतलब कि x1 का कॉस्ट कोफिशिएंट्स, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे x2 का। x1 का कॉस्ट कोफिशिएंट 12 है और x2 का कॉस्ट कोफिशिएंट 16 है। s1 का कॉस्ट कोफिशिएंट 0, s2 का कॉस्ट कोफिशिएंट 0। एंड नाउ, अब बेटा ये मेरा फर्स्ट टेबल बन गया। अब ये टेबल तो बन गया, इस टेबल के अकॉर्डिंग एक चीज़ मैं लिखना यहाँ पे छूट गया है, XB। यहाँ पे आपने एक कॉलम इंसर्ट करना है XB। XB आपका फर्स्ट सोल्यूशन होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं वो s1 s2 हैं, ठीक है। अगर आपके बेसिक वेरिएबल्स s1 s2 हैं तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स को हम 0 कर देते हैं। इसका मतलब हम x1 और x2 को 0 पुट कर देंगे। जब x1 x2 को 0 पुट कर देंगे तो आपका s1 क्या आ जाएगा 120 और s2 क्या आ जाएगा 80। बेसिकली हमेशा ये राइट हैंड साइड आ जाती है इनिशियल टेबल में। तो आपका जो XB है वो होगा 120 और 80। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम रह गई है, मैं इसे ऐड करना भूल गई थी। अब आपका ये सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन हाउ कैन यू चेक यूर दिस सोल्यूशन इज मैक्सिमम और नॉट। फॉर दिस यू विल कैलकुलेट ZJ। व्हाट इज योर ZJ? कॉस्ट को कॉलम्स के साथ x1 के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये इसको आप रो मान लो, इसको आप कॉलम मान लो, तो कैसे करोगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 0। 20 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 0। ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद आप लिखोगे CJ माइनस ZJ। This is your CJ, this is your ZJ. 12 minus 0, this is 12. 16 minus 0, this is 16, this is 0, this is 0. अच्छा, अब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करोगे।
for maximization problem, if Cj minus Zj is greater than or equal to 0 for all j, then less than or equal to 0 for all j, then solution is optimal. अब ये तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया क्योंकि इसमें तो सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है. इफ इट इज़ नॉट, दैट इज सी जे माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम j, then add that vector into the basis corresponding to which Cj minus Zj is most positive. अगर ऐसा नहीं है तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सी जे माइनस जेड जे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है उसको आप बेसिस में एंटर करवाओगे और सोल्यूशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे. अब देखो 12 ग्रेटर है या 16, सो दिस वेक्टर विल एंटर. बेस में तो 2 ही वेक्टर्स रह सकते हैं. अगर x2 एंटर होगा तो s1 s2 में एक वेक्टर लीव करेगा. वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने रेशो निकालनी है. रेशो कैसे निकालनी है, ये जो आपके पास एक्स बी है, एक्स बी को आप एक्स जे के साथ, एक्स बी को आप एक्स जे को आप एक्स बी के साथ डिवाइड कर दोगे. डिवाइड करो 20/120, this is 1/6. 8/80, this is 1/20.